ओम शांति। अभी तक हमने देखा कि अगर हमारी प्रेग्नेंट डिवाइन मदर्स मॉर्निंग की दिनचर्या पर ध्यान देती हैं और ख़ास सुबह सुबह साइलेंस का अभ्यास करती हैं तो पॉजिटिव एनर्जी सारे दिन चलती है और दिनचर्या भी अच्छी होती है। तो अब हम कर्म योग की बात करेंगे, क्योंकि सारे दिन हमें कर्म करना है। तो सुबह सुबह तो वर्किंग मदर्स हों या हाउसवाइफ्स हों, वो सभी उस दिनचर्या को कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में अपने रूटीन के हिसाब से हमें थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। कर्म योग अर्थात कोई भी कर्म करते हुए उससे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो, वो कर्म योग है। अगर कर्म करते समय हम कर्म कॉन्शियस रहते हैं, वेस्ट थॉट्स निकलते हैं, तो ये निगेटिव एनर्जी है, चाहे वो घर में हाउसवाइफ्स रहते हैं या बाहर करते हैं। इसीलिए हमें कॉन्शियस पेरेंटिंग पर बहुत ध्यान देना है, अपने थॉट्स पर बहुत ध्यान देना है कोई भी हम कर्म करते हैं। तो कर्म योग हम कैसे करें? जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय ये सोचें कि हमारे इस शरीर के अंदर दो डिवाइन मूर्तियां हैं, और जैसे मूर्ति मंदिर के अंदर रहती है तो ये शरीर एक मंदिर के समान है, तो मैं इस मंदिर को साफ कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो कि मेरे अंदर भी बढ़ती है, और जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके अंदर भी डिविनिटी आती है। और उसके बाद फिर नाश्ता और भोजन, और साथ में जो नाइट में हम डिनर करते हैं तो डिवाइडेड मील लेना चाहिए। 8 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 4, मतलब गैप रहना चाहिए। लेकिन उसको कैसे लेना है ये भी बहुत ज़रूरी है। और क्या लेना है? हमें न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट उसमें सबसे ज़्यादा होता है, 50 to 60% भाग जो हमारा आता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही रहता है, और उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़रूर रहने चाहिए। लेकिन कैसे लेना? डॉक्टर ई मोट ने एक एक्सपेरिमेंट किया वाटर एलिमेंट पर। उन्होंने 2 बॉटल ली, एक में लव लिख दिया और एक में हेट लिख दिया। फिर इस वाटर को क्रिस्टलाइज किया गया और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया। तो जिसमें लव था वो लाइक अ डायमंड हो गया, और जिसमें हेट लिखा था वो बिल्कुल उसका जो शेप था वो बहुत ही बेकार दिख रहा था, लाइक अ मड। तो कहने का अर्थ कि हमारे थॉट्स का बहुत असर होता है भोजन पर भी और पानी पर भी। इसीलिए जब हम भोजन करें तो कैसे कर रहे हैं अर्थात उसको प्रसाद समझकर हमें लेना चाहिए। कभी भी कोई भी सीरियल देखते हुए नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या कितना खा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता है। और आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि वो जब तक उनको मीडिया में नहीं दिखाओ, कार्टून नहीं दिखाओ, तब तो खाते नहीं हैं। तो इसका ये भी एक कारण है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बच्चे को जो संस्कार मिले हैं, क्योंकि अब टीवी का ज़माना है, तो टीवी के सामने, सीरियल के सामने बैठकर हम लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो बच्चा गर्भ से ही इस तरह के दृश्य देखने का आदी हो जाता है, तो वो भी तभी खाता है। इसलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें बैलेंस डाइट लेना है, लेकिन माइंडफुल ईटिंग भी होनी चाहिए। फिर उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंक्रीज़ करने हैं? स्प्राउट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिर दालें ये भी ज़रूर लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं,
कर्ड लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन हो। लेकिन नॉन वेजिटेरियन वो फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल चारों एस्पेक्ट पर नुकसान करता है, इसलिए हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी जानते हैं कि जो भी नॉन वेजिटेरियन होता है, अर्थात जब किसी एनिमल को मारा जाता है तो स्ट्रेस में रहता है और उससे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज़ होते हैं और वो भी हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो कर्मयोग भोजन के समय अर्थात खुश होकर परमात्मा की याद में भोजन बनाएं और खाएं, जिसमें फ्रूट्स हों और सारे एलिमेंट्स हों। अब चलिए हम आगे चलते हैं। सारे दिन की दिनचर्या में हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उन कार्य करने में हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए। जैसे कि गीता में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल की चिंता हम ना करें। तो जो भी हम कर्म करें उसमें हमें ध्यान रहे कि हम क्यों कर रहे हैं। What is the purpose of my life, अर्थात हम अपना बेस्ट करें। उसकी रिजल्ट को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो पास्ट के कर्मों पर भी आधारित होता है। तो इसीलिए जो कुछ हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं रिजल्ट के बारे में तो हमको स्ट्रेस हो जाता है और वो बच्चे पर भी उसका असर होता है। घर में कैसे व्यवहार करते हैं उसका असर भी गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। और 9 मंथ्स हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस को हम किसी भी तरह से अवॉइड कर सकें। जैसे व्यक्ति फास्ट करता है तो फास्ट में ये रहता है कि आज मुझे ये भोजन नहीं करना है, तो इसी प्रकार 9 मंथ्स एक तरह से तपस्या का पीरियड होता है। और इस पीरियड में हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे पास परमात्मा ने इस समय जो कार्य दिया है कि कैसी मूर्ति के निर्माण के लिए, उस मूर्ति के लिए मुझे फास्ट करना है। तो किसका फास्ट करना है? हमें गुस्से का फास्ट करना है, ईर्ष्या का फास्ट करना है, और जो भी निगेटिविटी है उन सब का हमें फास्ट करना है। अभी हम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम सुनते हैं। वैसे तो बच्चे का जो विकास होता है, चाहे वो गर्भ में है चाहे वो बाहर है, जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होता है, क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, तो उसके कारण भी बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। लेकिन आज लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। जब कभी स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के कारण, जैसे बहू और सास है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों में देखी जाती है कि सास के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहू आजकल लेट मैरिजेस होती हैं, तो वो भी एक्सपेक्ट यही करती है कि जैसे मदर थी तो मदर के समान सास मुझसे बिहेव करे। और सास भी जो होती है वो चूँकि अपने ज़माने में बहुत सारा टॉलरेट की हुई रहती है, उसको वैसे टॉलरेट नहीं कहेंगे, वो अपनी फीलिंग को सप्रेस की हुई रहती है, तो उसकी इस समय वो भी एक्सपेक्ट करती है कि मेरी बहू मुझसे वैसा ही अच्छा व्यवहार करे, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं। तो एक छोटा सा प्रिंसिपल जो हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सास है और आपको किसी बात के लिए गुस्सा करती है और थोड़ी आदत है उसकी गुस्सा करने की, तो किसी भी चीज़ के 3 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक तो फाइट, या तो बहुत ज़ोर से बोलो, जवाब दे दो, एक ये होता है। तो आप जवाब दोगे, गुस्सा करोगे, तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा देखकर दूसरे भी करेंगे। तो सबसे नज़दीक आपके कौन है? आपका शिशु। तो वो जो गर्भस्थ शिशु है वो वही सीखेगा और बाद में भी आपको वैसा ही रिएक्शन देगा जो आपने अभी दिया। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। अब फ्लाइट, या तो फिर भाई हम तो नहीं इसको टॉलरेट कर सकते हैं, अब हम इसको अलग हो जाते हैं एक दूसरा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और तीसरा फ्रीज़, अर्थात
कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो लेकिन अपनी फीलिंग को सप्रेस कर लिया है, टॉलरेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि टॉलरेंस और सप्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। टॉलरेंस एक वैल्यू होती है जो मुझे भी अपने जीवन में लानी है और बच्चे को भी सिखाना है। तो जो व्यक्ति टॉलरेट करता है वो खुश रहता है, क्योंकि टॉलरेंस पावर कहा जाता है, अर्थात ये शक्ति होती है। और जो सप्रेशन होता है वो निगेटिव फीलिंग होती है। तो इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो सप्रेस करता है वो हमेशा दूसरे पर्सन से नफ़रत करने लगेगा, उसको देखना नहीं चाहेगा, उससे बातें करना नहीं चाहेगा। तो ये अंतर होता है। तो हमें सप्रेस नहीं करना है, नहीं तो प्रेशर कुकर के समान एक दिन विस्फोट हो जाएगा। हमें टॉलरेट करना है, और टॉलरेट करने के लिए सिर्फ अपनी थोड़ी सी फीलिंग को चेंज करना है। एक छोटा सा ही हम पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि पहला तो यही कि हम ये सोचें कि मेरी सास कैसी भी है, लेकिन जब तक मैं नहीं आई थी इस घर में तब तक तो मेरी सास ने ही मेरे हस्बैंड की पालना की है, प्यार दिया है। तो एक ये। दूसरा कि इस संसार में हर कोई एक्टर है और मुझे भी अपनी एक्टिंग करनी है, उनकी भी अपनी एक्टिंग करनी है। तो मुझे अपनी एक्टिंग बेस्ट करनी है। तो मुझे इस समय जो पार्ट मिला हुआ है मैं अपना पार्ट करूं। जैसे देखिए ड्रामा है, ड्रामा में हमको पार्ट मिला है, कोई अच्छे व्यक्ति का हम खड़े हैं और एक व्यक्ति आकर चिल्लाकर चला गया, क्योंकि उसको चिल्लाने का पार्ट मिला हुआ है तो वो चिल्ला के चला गया। लेकिन मुझे मालूम है कि वो एक्टर है, उसका चिल्लाने का ही पार्ट है, तो उस समय मुझे बाद में कोई फीलिंग नहीं आती है। तो उस समय अगर हम ध्यान रखते हैं इन बातों का तो आराम से मेरी पावर बढ़ती है, अर्थात टॉलरेंस पावर, जो कि एक वर्च्यू है जो हर बच्चे को सिखाना चाहिए। नहीं तो आज सड़कों पर भी आप देखो छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। तो ये माँ कर सकती है, ये पिता भी कर सकते हैं। तो कभी भी आपस में माँ पिता को भी झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो थर्ड बच्चा आपके पास है। फिर आप बाद में सिखाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का अर्थ कर्मयोग मतलब कि जो मुझे पर्पस है मेरे जीवन का, मैं खुश रहूं, दूसरे को खुशी दूं, और साथ ही मैं दूसरों की खुशी में भी खुश हूँ, दूसरों की सफलता में भी खुश हूँ, और मैं अपने थॉट्स के द्वारा भी दूसरों के लिए अच्छा सोचूं, अच्छी फीलिंग मेरे लिए रहे, और मेरे जो वर्ड्स हों कभी भी मैं ऐसे निगेटिव हंसी मजाक भी ना करूं, कभी किसी को अब्यूज़ ना करूं, और अपने एक्शंस द्वारा भी सबको सुख देने की सोचूं कि मैं जो एक्शन जो कर रही हूँ, जो कार्य कर रही हूँ, उससे दूसरों को खुशी हो रही है, सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरह से हमारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वाइब्रेशन चारों तरफ चेंज होते हैं, जिसको कि हम वृत्ति भी कहते हैं, और उससे दूसरों को पावर मिलती है, और जो वायुमंडल होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और हम सभी को हेल्प ज़रूर करें। तो इस समय बहुत दुखी अशांत आत्माएं हैं, तो हम को ये अभी पावर मिली हुई है। जैसे माँ को देवी भी कहा जाता है, तो हमारा कितना ऊंचा इस समय स्थान है, तो हम सभी को खुशी भी दें। अब इसमें वृत्ति वास्तव में क्या है? वृत्ति एक तरह से संस्कार ही हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम चेंज करते हैं, बार बार हम ये प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठकर हम विजुलाइज करते हैं कि मुझे शांति में रहना है, तो मेरे अपने आप ही वो संस्कार के द्वारा धीरे धीरे हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। 9 मंथ्स बहुत लंबा होता है, अपने आप ही मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो जब मैं अपने ऊपर मेहनत करती हूँ, अर्थात जैसा मैं बीज बोऊंगी वैसे ही मुझे फल मिलेगा, अर्थात बहुत अच्छा मेरे अंदर जो एक डिवाइन मूर्ति है उसके अंदर वर्च्यूज़ आ रहे हैं, और एक संसार के लिए मैं लीडर तैयार कर रही हूँ। तो ये तो कर्म, हम चाहे ऑफिस में जाएं तो भी मेरा यही पर्पज़ होना चाहिए, मैं दूसरों को खुशी दूं, चाहे मैं घर में हूं तो भी मैं दूसरे को खुशी दूं, और मैं ये सोचूं कि मेरी टॉलरेंस पावर बढ़ रही है।
अब दोपहर रेस्ट का समय, रेस्ट भी ज़रूर करना चाहिए। बहुत घंटे नहीं करना चाहिए, 1-2 घंटे, लेकिन थोड़ी देर अगर हम करते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे, तो वो बहुत अच्छा होता है। और बाएं करवट पर लेटना चाहिए, दाएं करवट पर नहीं। तो अभी वैसे भी जो कोरोना का सीज़न चल रहा है उसमें देखा गया है कि जो राइट लंग में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और करवट में सोने से ये फ़ायदा होता है। डायरेक्ट कभी सीधे नहीं सोना चाहिए, डायरेक्ट इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो इस समय के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप बाएं करवट पर भी हमेशा सो। फिर हम विज़न बोर्ड की बात करते हैं। हमने सुबह सुबह एक विज़न क्रिएट किया कि आज मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, कि मुझे भी अपने जीवन में वो वर्च्यू बढ़ाना है। जैसे हमने शांति की बात की, तो शांति मुझे अपने जीवन में स्वयं बढ़ाना है, जिससे कि बच्चे के जीवन में भी शांति आए। और बैलेंस होना चाहिए, जो आने वाला जो शिशु हो उसमें शांति भी रहे और करेज भी रहे। तो आज मुझे क्या करना है, उसके अनुसार मुझे अब एक्शन में लाना है। तो जैसे मैंने सुबह सोचा था कि आज मैं कोई शांति पर पेंटिंग बनाऊंगी, तो मैं वो कर सकती हूँ। तो बहुत सारे मैगज़ीन्स आते हैं, तो जो उसको लेकर जो मुझे अच्छे लगते हैं फ़ोटोज़, उसको मैं एक अच्छा विज़न बोर्ड में चिपका सकती हूँ। और रीडिंग का समय भी उस अनुसार ही रखूँ। कुछ ना कुछ मुझे समय दोपहर में मिलता है, तो वो भी मैं महापुरुषों की कोई जीवन कहानी है, कैसे लोग सफल हुए हैं, उस तरह से मैं भी उसको पढ़ सकती हूँ। तो अब गर्भस्थ शिशु से बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और संगीत के माध्यम से भी मैं बातचीत कर सकती हूँ, उसको संगीत सुना सकती हूँ। तो जैसे मैंने सुबह दिनचर्या बनाया था, तो आज मुझे किस प्रकार के संगीत सुनने हैं। जैसे बच्चे को बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, नाद योग, इसके भी हमने संगीत में चर्चा पहले भी की थी। तो ये बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे से हम बातचीत करें, तो बातचीत करने का कोई एक तरीका नहीं, लेकिन एक छोटा सा गीत हम सुनते हैं। वैसे भी हम गीत भी सुन सकते हैं और गीत के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। ये गीत है, तो हम सुनेंगे तो वो बच्चा भी सुनेगा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसा ही अनुभव करें कि वो शिशु आपके सामने है और आप उससे बातें कर रहे हैं। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा। तो इस प्रकार हमने उस बच्चे से बात भी की और उसको गीत भी सुनाया। तो इसके लिए भी टाइम ज़रूर फिक्स कर लें।